हेलो दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एमएल स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले बोर पोस्टुलेट। ठीक है, तो आज हम बोर के पोस्टुलेट पढ़ेंगे। बोर के पोस्टुलेट पढ़ने से पहले मैं आपको नॉर्मल जानकारी देना चाहूंगा कि बोर ने अपना ये पोस्टुलेट क्यों दिया था। ठीक है, तो बोर ने हाइड्रोजन एटम के जो स्पेक्ट्रम होता है उसको समझने के लिए कुछ चीजें एज्यूम की थी। बेसिकली पोस्टुलेट कोई एक्सपेरिमेंटली सेटअप नहीं है कि हाँ पोस्टुलेट में जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं होते हैं। ओनली फिजिक्स को उस किसी भी सिस्टम के जो फिजिक्स है उसको समझने के लिए अपने ही कुछ जो अपने ही कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं उसको कहते हैं पोस्टुलेट। ठीक है, तो शुरू करते हैं पोस्टुलेट। तो बोर ने सबसे पहले ये कहा था कि आपका जो एटम है बेसिकली हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करेगा बोर, और पूरी क्वांटम फिजिक्स भी हाइड्रोजन लाइक एटम की ही बात करता है। ठीक है, तो देखिए बोर ने क्या कहा था कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स है। तो बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, कुछ डिस्क्रीट सेट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट में ही क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो ये एनर्जी लेवल्स है E1 E2 E3 इनकी कुछ खास एनर्जीज होती है और इन्हीं एनर्जी लेवल्स के जो ऑर्बिट्स है उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, बोर साहब ने ये बात कह दी थी, लेकिन बहुत सारे ज्ञानी आत्माएं आई, बहुत सारे आपके जैसे ज्ञानी महान लोग आए, उन्होंने बोला कि यार बाबा आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ठीक है कुछ खास एनर्जी लेवल्स वाले ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे, तो क्या इलेक्ट्रॉन अब इन लेवल्स में कौन सा जो ऑर्बिट है उसमें आपका रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो बोर साहब ने कहा कि लाडले सुन। तो जब दूसरी बात उन्होंने कही थी कि इलेक्ट्रॉन उन ही ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h क्रॉस का इंटीजर होगा। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट उसने इस बात को समझाने के लिए बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h क्रॉस का क्या होगा, इंटीजर होगा, यानी मल्टीपल ऑफ h क्रॉस होगा। तो इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन जो रूल कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, QUANTIJD क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इस चीज को क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहा गया। और h क्रॉस क्या है, h क्रॉस को हम h/2π लिख सकते हैं, और h क्रॉस बेसिकली बोर रेडियस होती है। ठीक है, तो फिर लोगों ने कहा कि बोर साहब आपने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कुछ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h क्रॉस का मल्टीपल होता है। ठीक, तो फिर लोगों ने कहा कि साहब आपने एक बात इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ी हुई है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, तो बोर ने कहा कि कैसे हो रहा है एक्सेलरेट। तो लोगों ने कहा कि ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां है तो इसका डायरेक्शन इधर है, यहां है तो इधर है, यहां है तो इधर है, यहां है तो इधर है, और ये इस प्रकार से डायरेक्शन है। उन्होंने कहा कि माना कि वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इस वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे चेंज करता है। तो यहाँ पर तो वैसा हर जगह है इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसमें तो जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो
इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सलरेट होगा। तो उस बोर्ड साहब ने कहा ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट भी हो रहा, मैंने मान ली ये बात। तो फिर लोगों ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट होता है तो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहता है कि कोई भी एक्सलरेट इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है कि एनर्जी इमिट करता है। उसने कहा, बोर साहब ने, कि हाँ सही बात है। तो लोगों ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिट करता है तो मान लो इसका ऑर्बिटल यहाँ है, ये रेडिएशन इमिट करता हुआ करता हुआ करता हुआ कुछ इस प्रकार से आके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। तो बोर साहब का दिमाग खराब हो गया। बोर साहब ने कहा कि ये क्या हो गया। तो बोर साहब, अब ये चीज क्यों नहीं होती है। तो फिर बोर साहब ने इस चीज से बचने के लिए, हालांकि इसका डेफिनेट आंसर तो नहीं दे पाया बोर साहब, लेकिन इस चीज से बचने के लिए उन्होंने तीसरा पोस्टुलेट और लिख दिया। और तीसरे पोस्टुलेट से साफ साफ समझ आ गया कि बोर साहब ने इस जो ये क्वेश्चन उठा है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में गिर जाना चाहिए था, और जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में गिर जाएगा तो एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मॉलिक्यूल नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल नहीं करेंगे तो ये यूनिवर्स नहीं करेगा, और यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैं, आप, तुम, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब हम सब खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूं, आप वहां खड़े देख रहे हो, तो क्या चीज है। तो बोर साहब ने इस चीज से बचने के लिए एक तीसरा पोस्टुलेट दिया था। वो कुछ इस प्रकार से, उसका स्टेटमेंट देखिए। इसको मैं आप कर दूं, अगर आपने नहीं राइट किया आप राइट कर दीजिए, ठीक है। अब बोर साहब का तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है, देखिए सुनिए अच्छे से, कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये इसके ऑर्बिट्स है, और माना है कि यहाँ पर इसका एनर्जी स्टेट E2 है और यहाँ पर इसका एनर्जी स्टेट E1 है, ठीक है। तो बोर साहब ने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में क्या करता है, मूव करता है या फिर जंप करता है, ठीक है। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो फोटोन इमिट करता है, यानी कि कुछ रेडिएशन इमिट करता है। क्या कहा था कि ये फोटोन इमिट कर रहा है E2 माइनस E1, या फिर ये आपका डेल V हो गया, ठीक है। ये चीज उसने कही थी। फिर इसी के साथ उसने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करेगा तभी कुछ रेडिएशन इमिट करेगा, वरना रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। तो भाई साहब इस चीज का तो आंसर मिला ही नहीं बोर साहब से। तो ये आपका थर्ड पोस्टुलेट हो गया कि थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो कुछ रेडिएशन इमिट करता है, और वो रेडिएशन क्या होता है, hν डेल V, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन मैं कहूं कि आपके बीएससी लेवल में इस चीज का आंसर नहीं मिलेगा। आपको इस चीज का आंसर पाने के लिए आपको क्वांटम, हायर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी पड़ेगी, यानी कि एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी पड़ेगी। और इस चीज का आंसर हालांकि मैं यहाँ बता दूं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बहुत सारी जगह जरूरत पड़ेगी इस चीज का आंसर किस प्रकार से, किसने दिया था। देखिए, जब जब फिजिक्स में चीजें आकर अटक जाती है, फिजिक्स वहां किसी लेवल पर आकर रुक जाती है, तो तब तब आइंस्टीन बाबा ने जन्म लिया, और तब जब भी आइंस्टीन बाबा ने जन्म लिया तो क्वांटम मैकेनिक्स भी उसके साथ साथ जुड़कर आई। तो इस चीज का जवाब क्वांटम मैकेनिक्स ने दिया, वो किस प्रकार से दिया, किस सरलता से दिया। देखिए, अगर आपने ये राइट नहीं किया तो राइट कर लीजिए, ठीक है। अब उन्होंने, क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या कहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका वेव फंक्शन हमने इस प्रकार से लिखते हैं कि साई आर और साई टी फंक्शन है, और चूंकि इसका वेव फंक्शन क्या होता है, e⁻∗ के आर माइनस ओमेगा टी, लेकिन ये आपका रेडियल पार्ट है यानी कि स्पेस पार्ट है, तो स्पेस पार्ट को तो हमने सीधा साई आर लिख के रख दिया, और आपका जो ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट है उसको हम कर दिया माइनस आयोटा ओमेगा टी। लेकिन चूंकि आप देखते हैं कि एच क्रॉस ओमेगा, चूंकि हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि E इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा, और ये ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी
डेंसिटी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, ई बाई एच क्रॉस। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो साई आर इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आयोटा ई बाई एच क्रॉस टी। ठीक है, देखिए मैं आपको उस आंसर तक ले जा रहा हूं, तो उसके लिए मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे साइन निकालना पड़ेगा, साइन स्टार निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, पी इक्वल टू साइन स्टार साइन, या फिर किसी को ऐसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर डी टू। ठीक है, अब देखिए हम किस प्रकार से प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। आपके पास साई का एक्सप्रेशन ये आ गया था, तो देखिए अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी, आपका साई का एक्सप्रेशन क्या आया था, e टू दी पावर साई रेडियल पार्ट या फिर स्पेस पार्ट आयोटा e बाई एच क्रॉस टी, ये माइनस टर्म है। ठीक है, अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं साई स्टार, तो ये आ गया साइन स्टार आर e टू दी पावर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में ये टर्म प्लस हो जाएगी e बाई एच क्रॉस टी। ठीक है, माइनस साइड, ठीक है, ये आएगा ठीक है, ये आपका टर्म प्लस बन के आ गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको साइन स्टार साइन निकालना है, तो इन दोनों को इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे। अगर इन दोनों को मल्टीपल करना है तो ई का पार्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे होगा कि ये प्लस वाला टर्म है और ये माइनस वाला टर्म है, तो ये दोनों टर्म तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर चले जाएंगे। आपके पास साइन स्टार आर और साइन आर रह गया, साइन स्टार आर और साइन आर रह गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, पी आर ओ पी ए बी आई एल आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल, फाइंडिंग पार्टिकल। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इस प्रोबेबिलिटी में टाइम का कोई टर्म ही नहीं है। तो अगर इसमें टाइम का कोई टर्म नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन, अगर आपने आज देखा इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है, आप 2 साल बाद, 5 साल बाद, 1000 साल बाद देखोगे तो भी वो इलेक्ट्रॉन इसी स्टेशनरी स्टेट में मूव करता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट या फिर लेवल्स है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।